हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको पॉलिटी का एक टॉपिक है, आपको मौलिक अधिकार, जो आपको पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। और उस पॉलिटी में क्या है, तो आपको आर्टिकल का जो सीरीज चल रहा है, जो को 1 से लेकर के आपको 395 यानी 395 तक, उसमें से आपको भाग 1 और भाग टू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भाग 3 में आपको क्या है, तो मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है। क्योंकि हम लोग आपको मौलिक अधिकार की पार्ट 1 में आपको 12 से लेकर के 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके आगे जो आपको आर्टिकल आता है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। यानी मौलिक अधिकार के नेक्स्ट जितने सारे इसमें हम आएंगे, तो इसमें आपको एक पार्ट में इसको कवर किया जाएगा और इसके बाद एक और पार्ट आएगा। अर्थात ये मौलिक अधिकार को 3 पार्ट में कवर किया जा रहा है। एक पार्ट पहले बन चुका है जो आपको 12 से आपको 18 तक हुआ है, और आज आपको 19 से लेकर के आपको 22 तक क्लियर किया जाएगा। फिर उसके आगे जो है वो अगले उसके एपिसोड में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको जो भी वीडियो डाला जा रहा है, अगर आपको बेल आइकन को क्लिक कर देते हैं तो कोई भी वीडियो डाला जा रहा है तो आप तक पहुँचेगा और आप लोग बेहतर आपको उसको तैयारी कर सकते हैं। ये तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, चूंकि हम लोग कल पढ़ चुके हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में आता है, ये ठीक है। और ये मौलिक अधिकार आर्टिकल रूप में देखा जाए तो ये 12 से लेके 35 के अंतर्गत ही आता है टोटल, ठीक है। जिसमें पहला समता या समानता का अधिकार, पहला जो है समता या समानता का अधिकार, जिसमें आपको आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंतर्गत ही आता है। क्या है, पहला आपको है यानी मौलिक अधिकार जो है, जो आपको 7 मौलिक अधिकार पहले थे मूल जब संविधान में, इसमें से एक संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा करके आपको कानूनी अधिकार में उसको डाल दिया गया। कब, तो आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो इसमें क्या है कि अब मौलिक अधिकारों की संख्या जो 6 हुई है, उसमें से पहला समता या समानता के अधिकार को हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, तो स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा आप लोग, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल आपको 90 से लेके 22 के अंतर्गत आएगा। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो है यानी राइट टू फ्रीडम जो है, ये आपको किस आर्टिकल तक आएगा, तो आपको 19 से लेकर के आपको 22 तक। इसलिए इसमें देखा जाए इस तरह से, तो इसमें आपको एक 19 आ जाएगा, एक आपको 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 22 आ जाएगा। यानी टोटल मेन आर्टिकल देखा जाए इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वतंत्रता का अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, तो कितने आर्टिकल हैं, 4। और इस तरह से कल हम लोग इसके पिछले बार पढ़े हैं पिछले क्लास में समता या समानता के अधिकार में, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 और 18, 1 2 3 4 5, यानी इसमें टोटल जो है 5 आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है समता या समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं, तो आपको 5 है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको 14 से 18 के 4 लिख देंगे, ठीक है। इससे बचना है ये। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, आपको स्वतंत्रता का अधिकार। अब इस स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग देखेंगे सबसे पहला आर्टिकल आता है आपको 19, ठीक है। और इस 19 में ये दिया गया है कि मूल संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 7 दिया गया था उस समय। जब मूल संविधान जो था उसमें 7 स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया था, जिसमें से एक आपको संपत्ति का अधिकार था, उसको आपको 44वां संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन करके यानी 1978 में उसको उससे बाहर कर दिया गया था। और उसको कहाँ डाला गया है, तो कानूनी अधिकार में यानी आर्टिकल 301 के तहत उसको रखा गया है, ठीक है। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे यानी
आपको 19 में, आर्टिकल 19 में ये मतलब सीधा सीधी पूछेगा कि आर्टिकल 19 में क्या है। तो इसमें क्या है, तो 7 स्वतंत्र यानी मूल संविधान में आपको 7 आपको स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें से एक आपको स्वतंत्रता के अधिकार में से जिस संपत्ति का अधिकार है वो आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको बाहर कर दिया गया। तो आज के डेट में यानी इसमें 6 यानी टोटल जो है 6 आपको स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम रखा गया है, राइट टू फ्रीडम रखा गया है इसमें। यानी आर्टिकल 19 में क्या है, तो आपको 6 आपको राइट टू फ्रीडम है, अर्थात आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसमें देखेंगे हम लोग ये 19 के कॉम में यानी इसमें इसके अंदर भी है। अब कौन है 6 कौन कौन सा है, तो यानी 19 के कॉम में क्या है, तो सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसको हम कह सकते हैं बोलने का अधिकार। इसमें एक और चीज है, इसको हम यहां लिख देते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। यानी आपको 19 के कॉम में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या उसको बोलने का अधिकार भी कह सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता। और साथ ही साथ उसमें कौन सी एक और स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखिए इसमें जो है यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति जो है अपना विचार, अपनी भावना दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, यानी उसके सामने रख सकता है। और ये अपना विचार रखने का अधिकार जो है ये आपको कहाँ आता है, तो 19 के कॉम में आता है। यानी ये किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि अपना विचार किसी के सामने प्रकट कर सकता है। और इसी के तहत ये देखा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता मिलता है। यानी ये भी जो मीडिया जो होती है वो भी कोई ना कोई बात जो है आपको दूसरे के सामने आपको रख सकती है, समाज में जो घटनाएं घटती है उसको दिखा देती है। यही आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके अंदर बहुत सारे आपको स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको विज्ञापन में आपको प्रचार जो किया जाता है उसका कहीं मतलब कह सकते हैं व्यवसाय में आपको जो प्रचार किया जाता है जिसको विज्ञापन कहा जाता है वो भी स्वतंत्रता है। या आपको झंडा तोलन या झंडा फहराने का अधिकार है, साथ ही साथ चुप रहने का भी अधिकार है। इस तरह से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं है इसके अंतर्गत आता है। तो सीधा सीधी बात है, यानी प्रदर्शन करने का ही इसका मतलब ये है कि अपने बात को दूसरों के सामने यानी आपको जिसको सुनाना है उसके सामने आप रखते हैं और उसको सुनाते हैं। तो यही चीज है यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो है अपना विचार दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से मिलता है, तो 19 के क में। वहीं आपको 19 के ख में देखा जाए, क्या है 19 के ख में देखा जाए तो यहां हम लिख सकते हैं शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के इकट्ठा होकर यानी एकत्रित होकर सभा का आयोजन करने का अधिकार। क्या है, यानी 19 के ख में दिया गया है शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के आपको एकत्रित होकर सभा का आयोजन करने का अधिकार इसमें मिलता है। यानी सबसे पहला क्या है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार, और उसमें साथ साथ में आपको प्रेस की स्वतंत्रता है।
उसके बाद आपको 19 के ख में क्या है, तो आपको शांतिपूर्वक बिना अस्त्र के एकत्रित होकर सभा का आयोजन करने का अधिकार दिया गया है। फिर उसी तरह से आपको 19 के ग में देखा जाए तो इसमें क्या है, संघ या संघ, सीधा सीधा लिख दीजिए, संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, यानी इसके द्वारा आप कोई ना एक संघ बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं, तो ये संघ या संस्था बनाने का अधिकार भी आपको दी जाती है। यानी कहा जाए मौलिक अधिकार के साथ साथ ये मौलिक अधिकार तो है ही आपको स्वतंत्रता का अधिकार 2 नंबर में, इसके अंदर भी ये सारी स्वतंत्रता दी गई है। तो वाक्यांश में व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना अस्त्र के एकत्रित होकर वहाँ सभा का आयोजन करने का अधिकार दिया गया है। आप कोई भी संस्था बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी संस्था या संघ का निर्माण कर सकते हैं, इसकी आपको अधिकार दी जाती है, यानी इसकी आपको स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट है 19 के घ में, इसमें क्या है, स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने या भ्रमण करने का अधिकार या उसकी स्वतंत्रता कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, यानी क्या है, स्वतंत्र रूप से आपको देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। यानी क्या है, आपको इसके पहले 9 के ग में था संघ बनाने का अधिकार, फिर उसके बाद आपको स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। वहीं आपको 19 के अंग में देखा जाए तो इसमें क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या देश के किसी भी क्षेत्र में बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता। एक चीज मैं इसके पीछे बता दूं कि आपको जम्मू कश्मीर में 370 धारा जब लगा हुआ था, वहाँ पे आपको 35 एक्ट जो वहाँ लगा हुआ था 35 से, और 370 जो धारा वहाँ पे लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, उस स्थिति में जो आपको ये है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आपको बसने एवं निवास करने का अधिकार थे, तो उसको छोड़ के ही था। यानी 370 जम्मू कश्मीर में था, तो वहाँ पे जाके आप नहीं बस सकते थे, वहाँ पे अस्थायी रूप से वहाँ निवास नहीं कर सकते थे। यानी जब 370 था तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर के ही लोग वहाँ निवास करेंगे, यानी वहाँ अस्थायी रूप से वहाँ निवास करेंगे, बसेंगे। लेकिन जब वहाँ से 370 एक्ट जब हटा दिया गया, तो आज के डेट में आपको वहाँ भी किसी भी राज्य के व्यक्ति जाकर वहाँ पे अपना निवास कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। यही चीज़ है, आपको बस फर्क इतना ही याद रखना है, जब जम्मू कश्मीर में 370 एक्ट जब लागू था, तब के लिए आपको कोई भी राज्य जाके वहाँ पे कोई भी किसी भी राज्य के लोग वहाँ जाके निवास नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हटा दिया गया है 370 एक्ट, तो उस स्थिति में अब क्या है कि आपको वहाँ भी जाके आदमी बस सकता है, वहाँ पे रह सकता है। तो इस क्षेत्र में इस मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ बस सकता है और रह सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो 5 हो गया। और छठा है 9 के चौ में देखा जाए तब को कोई भी व्यक्ति, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति कोई भी व्यवसाय
या व्यापार कर सकता है। तथा इच्छित जीविकोपार्जन या इसको हम यहां लिख देते हैं, इच्छित जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। यानी 19 में क्या है, यानी सीधा सीधा पूछेगा कि आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में क्या है, तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यानी 6 स्वतंत्रता के अधिकार इसमें दिया हुआ है। किसमें, तो आर्टिकल 19 में। पहले यानी जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो उसमें 7 इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, यानी राइट टू फ्रीडम की संख्या जो उस समय 7 थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ उस समय उसमें से एक आपको स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दिया गया, और उस हिसाब से आज के डेट में आपको आर्टिकल 9 में ये आपको 6 आपको स्वतंत्रता का अधिकार उसमें दिया गया है। तो बस यहाँ आपको 19 आर्टिकल में सीधा है कि इसमें 6 स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर उसमें अब कौन कौन सा 6 है, जिसमें पहला है 9 के क में, तो पहला है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए प्रेस में प्रिंट मीडिया है या जैसे मान लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता है, ये पूछ सकता है कि किसमें है, तो आप लोग याद रखिएगा आपको 19 के क में दिया हुआ है। इंग्लिश में अगर होगा तो 19A इसको लिखा जाएगा, 19B C D ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग जान लीजिए क्या है, ये सब आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, या हिंदी में इसको अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, 19 के क में वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के ख में शांति पूर्वक बिना अस्त्र के एकत्रित होकर सभा का आयोजन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार 19 के ग में है। घ में क्या है, तो स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद आपको 19 के अंग में क्या है, तो देश के किसी भी क्षेत्र में बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता। वहीं आपको 4 में देखा जाए तो व्यक्ति कोई भी जो है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकता है, साथ ही साथ जो है इच्छित जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता भी वो रखता है, यानी संविधान के द्वारा उसको मिला हुआ है। वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकता है, अपने हिसाब से कोई काम कर सकता है या व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, तो इसमें क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 2-3 फैक्ट है, इसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। यानी आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, जिसमें पहला है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सजा देने का प्रावधान है। क्या है, अपराधी को एक बार ही सजा देने का प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कोई अपराध करता है,
क्या है, तो कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई अपराध किया और उसको 2 साल के लिए सजा मिल गया, फिर 2 साल पूरा हो गया तो फिर 1 साल के लिए और सजा मिल जाएगा, या कुछ साल के बाद फिर से एक बार और सजा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसी समय जो भी उसको सजा मिलती है, जब उसको सजा को काट लेता है तो फिर उससे बाहर निकल जाता है। ऐसा नहीं कि बाद में फिर उसको सजा होगी। तो वही चीज कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराधी को एक बार ही सजा देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है वर्तमान कानून के तहत, वर्तमान कानून के तहत ही उसे सजा दी जाएगी, से ही वर्तमान कानून के तहत ही उसे सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस समय उस अपराध का जो आपको नियम है, जो कानून है, उस कानून में जितनी सजा है उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए अगर 3 साल की सजा है तो फिर उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन आगे चल के अगर वही आपको उसी अपराध के लिए कानून में संशोधन करके अगर उसी अपराध के लिए आपको सजा आपको 5 साल कर दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि इसका 3 साल का जो सजा हुआ है उसको 2 साल और बढ़ा के कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आज की डेट में अगर 3 साल की उस अपराध के लिए सजा है तो 3 ही साल होगी। भले ही आगे चल के उसी अपराध के लिए 5 साल की अगर सजा हो जाती है तो आगे जो अपराध करे तो उसके लिए 5 साल होगा, न कि पीछे वाले का। पीछे वाले का 3 साल का है, उस समय जब किया है 3 साल था तो 3 साल ही होगा। एक और बात है, जैसे मान लीजिए आज डेट में कोई अपराध करता है और उस अपराध के लिए कानून में 5 साल की सजा है या 3 ही साल की सजा है, लेकिन आगे चल के उसमें संशोधन करके 2 साल या 1 साल कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति समझिए कि उसको यानी वो अपराध जो आपको सजा जो है कम करने का उसको अधिकार उसको मिल जाएगा, अर्थात उसको लाभ उसको मिल जाएगा। यानी अगर सजा अगर बढ़ेगा तो इसका नहीं बढ़ेगा, जो इसको लगेगा वही लगेगा। लेकिन अगर आगे चले घटता है तो उस अपराधी जो है कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा सकता है। एक बार और इसको बता देते हैं कि आज के डेट में कोई अपराध करता है तो उस अपराध करता है और उसकी सजा कानून में 5 साल है तो उसको 5 साल मिलेगा। आगे चल के अगर वही 6 साल या 7 साल का आपको सजा हो जाता है कानून में संशोधन करके, तो भले ही समय बढ़ जाएगा लेकिन इस व्यक्ति का नहीं बढ़ेगा जो पीछे आपको अपराध किया हुआ है। आगे जो अपराध करेगा तो उसको 7 साल की सजा मिलेगी, और 7 साल की सजा होगी तो 7 साल मिलेगी। लेकिन वही अगर समझिए कि आज डेट में कोई अपराध करता है और उसको 5 साल की सजा होती है और आगे चले कहीं संशोधन करके 3 साल की सजा कर दी जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 साल इसको फायदा होगा जो इसके पीछे वाला था। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। एक बार और बोर्ड पर हम बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपराध किया है ये प्रेजेंट में और इसको 5 साल की सजा होती है, 5 साल की सजा होती है, और बाद में जाकर के फ्यूचर में क्या होता है इस कानून में संशोधन करके वो यानी जो अपराध किया, ये मान ली ए नामक ये अपराध किया है और इस अपराध की सजा है 5 साल। आज के डेट में ये अपराध किया है और इसकी सजा है 5 साल। आगे चल के फ्यूचर में इसी कानून में संशोधन करके इसको क्या किया जाता है, सजा को आपको 7 साल की सजा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये तो 5 साल करके पूरा निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको 7 साल की सजा काटनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल की सजा करेगा और बाहर निकल जाएगा। लेकिन बाद में अगर के कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसको 7 साल की सजा होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एक और बात है, जैसे आज की डेट में कोई अपराधी अपराध करता है तो जब अपराध कर रहा है तो इसकी सजा मान लीजिए 3 साल है या 5 ही साल है, 5 ही साल है और 5 साल की सजा इसको मिल जाती है। और वहीं आगे चल के फ्यूचर में इस कानून में संशोधन करके 3 साल की सजा कर दी जाती है, तो ये व्यक्ति अगर 3 साल सजा करके इस हिसाब से फायदा उठा सकता है, यानी 3 ही साल में बाहर ही निकल सकता है। यानी बढ़ेगा तो इसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन आगे चल के घटेगा तो इसका लाभ उठा सकता है। ये चीज आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे है न्यायालय में
न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जबरन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है, ऐसे लिखिए। ठीक है, यानी क्या है, ये तीन चीज हो गया। क्या है, तो यानी मान लीजिए अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और कोई अपराध कर लेता है तो उसके संरक्षण क्या क्या है, तो पहला अगर अपराध करता है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरी बात है कि वर्तमान उस समय जो कानून होगा, कानून में जो सजा होगी बस वही सजा उसको मिलेगी। और आगे है कि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती यानी जबरन गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 21 में क्या पढ़ेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी लिख सकते हैं आप। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। साफ नहीं हो रहा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मतलब सामान्य व्यक्ति है या कोई सामान्य व्यक्ति है, तो वो जो है जैसे कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करके क्या है, तो कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करके दंड व्यवस्था माने कानूनी प्रक्रिया की अनुसार, ऐसे पढ़िए, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दंड व्यवस्था को छोड़ करके, यानी क्या है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में क्या है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड संहिता को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को बाध्य यानी उससे दूर नहीं किया जा सकता है, उसे छीना नहीं जा सकता है। बस याद रखिएगा आप लोग क्या है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में क्या है, कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड व्यवस्था को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो स्वतंत्रता है उसको किसी तरह से उसे छीना नहीं जा सकता है, ये उस पे उसका अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ ये है कि राज्य सरकार को ये आपको कहीं ना कहीं उसका उत्तरदायित्व है कि आपको अपने राज्य की जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का स्वस्थ एवं स्वच्छ आपको वातावरण देने की उनका दायित्व है, यानी किसको, राज्य को। उसी तरह से आगे देखा जाए तो उसमें क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम बनाया गया। क्या है ये, यानी राज्य सरकार का एक कर्तव्य है, ये दायित्व है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ आपको वातावरण दे। उसी को लेकर के आपको एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया, तो आपको 2010 में बनाया गया था। ठीक है, 2010 में बनाया गया और ये अक्टूबर 2010 से ये प्रभावी हो गया। इतना आप लोग याद रखिएगा। क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में क्या था, तो आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको दंड व्यवस्था को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, पहला। और दूसरा ये है
कि कोई भी राज्य है, वो राज्य का ही दायित्व है, वो कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ आपको वातावरण प्रदान करें। उसी को लेकर के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम यानी संसद के द्वारा बनाया गया। वो कब बनाया गया? तो 10 में बनाया गया। तो ये आपको लागू कब से हुआ? तो अक्टूबर 2010 में ये लागू हो गया। एक चीज और है, ये आर्टिकल 21 के क में अगर देखा जाए, यानी 21 के ई में देखा जाए, तो इसमें यह है कि आपको 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार देगा, था राज्य सरकार देगी, सरकार हटाएगी, राज्य देगी। ठीक है, ये क्या है? तो आपको 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं आपको अनिवार्य शिक्षा राज्य सरकार वहाँ उसको देगी। अब ये कब किया गया था? तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या है ये? 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा ये जोड़ा गया था। क्या ये? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है आपको आर्टिकल 21 की क में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार देगी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे एक चीज और हम जान लीजिए पहले कि आपको ये जो आपको लागू किया गया, यानी आपको 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि सरकार बच्चों को आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी, ये प्रभावी कब से हुआ? तो आपको 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ था। ये 1 अप्रैल 2010 से ये आपको लागू हो गया। ठीक है, यानी प्रभाव में आ गया, और इस समय से पूरे देश में ये है बच्चों को ये शिक्षा दी जाए। तो आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में क्या है? तो इसमें देखिए क्या है, आपको गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण। ये किस आर्टिकल में है? तो 22 में है। और इसके द्वारा जो है अगर किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी हो रहा है तो उस समय अपना कौन कौन से बचाव कर सकता है? तो सबसे पहला क्या है? तो आपको कहीं ना जैसे एक तरह दो तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक किसी का सामान्य तरह से आपको गिरफ्तारी किया जा रहा है, या कोई ऐसा है जो आपको जैसे मान लीजिए जेल में है, जेल से भाग रहा है, तो उस समय उसकी गिरफ्तारी होती है। या कहीं गाड़ी से जा रहा है, वैन से जा रहा है, वहाँ से भाग जाता है, तो उस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है। या जैसे मान लीजिए किसी भी इनाम लगा है तो उस तरह से आपको गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को, यानी वो समझिए कि सामान्य व्यक्ति है और उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उस समय अपने बचाव में सबसे पहले क्या है, उस पुलिस अधिकारी से जो आपको गिरफ्तार करके हिरासत में ले रहा, उससे आपको ये पूछने का जरूर अधिकार है कि किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, यानी क्या है, ये गिरफ्तारी का कारण आप पुलिस से पूछ सकते हैं। यानी पुलिस से क्या पूछ सकते हैं? गिरफ्तारी का कारण आप पूछ सकते हैं, ये आपको किस जुर्म में हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। याद रखिएगा आप लोग, जब पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उस सामान्य व्यक्ति है, कोई समझिए कि डाकू नहीं है, या समझिए कहीं से वैन से भागा नहीं है, सरकारी गाड़ी से, या थाना से कहीं भागा नहीं है, या इनामी कोई आदमी नहीं है, तो लेकिन वो सामान्य व्यक्ति है, तो उस स्थिति में है, अगर उसको गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जा रहा है, तो उस स्थिति में पुलिस से पूछ सकता है कि किस कारण से हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, अर्थात गिरफ्तारी करने का कारण वहाँ से पूछ सकता है। दूसरा आपको संरक्षण में ये कह सकते हैं
कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अंदर 24 घंटा के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि यात्रा जो होती है वो यात्रा के समय को छोड़ करके, याद रखिएगा आप लोग, यात्रा के समय को छोड़कर क्या है, यानी 24 घंटा के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है या पेश करना जरूरी है, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट कर ले, हिरासत में ले ले और 2 दिन आपको रख दे वहीं जेल में ही, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या, तो आपको यात्रा के समय को, आने जाने के समय को छोड़ करके, यानी 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। साथ ही साथ आपको तीसरा नंबर में देखेंगे तो जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके इच्छा के अनुसार, यानी उसके पसंद के अनुसार, यानी हम लिख सकते हैं गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के वकील एवं कानूनी सलाह ले सकता है। सलाह ले सकता है, अर्थात कानूनी परामर्श ले सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो रहा है तो अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से वकील को हायर कर सकता है। दूसरी बात जो है, उस वकील से या कोई भी वकील से कानूनी परामर्श ले सकता है। यानी 3 चीज हो गया। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो सबसे पहला पुलिस से क्या कर सकता है, तो गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। दूसरी बात यह है, उसे अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटा के अंदर हर हाल में उसको कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है। तीसरा ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के वकील को हायर कर सकता है या खुद अपना बात खुद से भी रख सकता है। ये भी आपको स्वतंत्रता है। और साथ ही साथ आपको कानूनी परामर्श या सलाह भी ले सकता है। तो आज यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पे समाप्त होता है। और आगे जो है, आगे जो आपको आएंगे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा जो मौलिक अधिकार में आता है, ये आगे वाले वीडियो में बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए